देखो, हम लोग को ये मुग़ल साम्राज्य का क्या है, मुग़ल साम्राज्य का लास्ट वीडियो है, ठीक है। आपको जब भी मुग़ल साम्राज्य रिवीजन करना होगा तो नोट्स तो सारा इस कॉपी में है, ठीक है। ये वाली जो कॉपी, इसमें सारा नोट्स है, इसको पढ़ जाएंगे। इसमें मुग़ल है प्लस राजपूत साम्राज्य है। दूसरा वीडियो क्या क्या देखना है आपको, तो ये क्लास 12th का इसमें पोर्शन कवर हुआ है इस दोनों वीडियो में, ठीक है। ये दोनों देख लेना है। उसके बाद आर.एस. चौहान सर का जो 17वां लेक्चर है, 17वां लेक्चर है, उसको एक लाइन से देख जाना है, ठीक है, तो कवर हो जाएगा। इस वीडियो में क्या है, हम लोग कि जितना कथन है मुग़ल साम्राज्य का उसको पढ़ेंगे, और कुछ एनसीईआरटी क्लास 7th का कुछ भाग बच गया था, कुछ पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए तो शुरू करें। बिल्कुल। तो पहला सवाल है यहाँ पे कि ये कथन, बाबर ने भारत के आक्रमण के समय यहाँ की राजनीतिक स्थिति अधिक दयनीय थी, ठीक है। तत्कालीन स्थिति के बारे में किसने बोला कि जो छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था भारत, शक्तिशाली आक्रमण करने के लिए उसकी विजय के गोपनीय शिकार थी। तो ईश्वरी प्रसाद बोला। कैसे याद रखेंगे, तो ईश्वर ने बोला कि बाबर ने छोटे छोटे राज्यों का क्या किया, शिकार किया। ईश्वर ने बोला बाबर ने छोटे छोटे राज्यों का क्या किया, शिकार किया। अच्छा, ये बाबर को कौन, बाबर का ऐसे कौन तारीफ करता है, तो विंसेंट स्मिथ। आपको याद रखना है कि बाबर, ये मुग़ल साम्राज्य के बारे में स्मिथ बहुत सारा लाइन बोलता है, तो स्मिथ सर बाबर का तारीफ किया। फिर से यहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन हुआ। तो शेर शाह के, ये हुमायूं के बाद शेर शाह का, हुमायूं के बाद शेर शाह जारी किया है, लेकिन पहले हुमायूं किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या चीज़, सोने का सिक्का। आपको पता है कि शेर शाह के बारे में अधिकार प्रशंसा कौन कर दी, अधिकांश बात किससे पता चलता है, कानूनगो शेर शाह पे बहुत काम किया है, कानूनगो शेर शाह पे बहुत काम किया है, ठीक है। कानूनगो शेर शाह पे बहुत अति काम किया, शेर शाह का अकबर से तुलना भी कर दिया कानूनगो। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है, शेरवानी बोला है। शेरवानी क्या बोलता है कि शेर शाह के समय बूढ़ी स्त्री भी अपने सिर पे आभूषण से भरी टोकरी लेकर यात्रा करती थी, शेरवानी बोला है। अब ये देखो, बुद्धिमत्ता और अनुभव शेर शाह, बुद्धिमत्ता अनुभव में शेर शाह दूसरा हैदर है। अब हैदर को कंपैरिजन करा दिया है शेर शाह से, ये कौन कराता है, तो शेरवानी। अब इतना जो तारीफ है शेरवानी करेगा, इस बार कानूनगो नहीं आएगा। हाँ, प्रशासन का कोई बात बताना होगा तो उस समय शेरवानी इसे कानूनगो है, लेकिन ये लाइन में कौन है, शेरवानी है। अब शेर शाह का क्या किया, अकबर से तुलना कौन किया, तो शेर शाह का अकबर से तुलना किया त्रिपाठी सर, ठीक है। अब शेर शाह का हेमू से, हेमू का अकबर से तुलना कौन किया, हेमू का, हेमू के बारे में कौन बोलता है, तो त्रिपाठी सर। अच्छा, किस इतिहासकार ने दीनी इलाके के धर्म माना, इसको एक बार सर्च करते हैं, रुक जाइए। देखो, इसका आंसर ये गलत लिखा हुआ है। दीनी इलाकों के धर्म माना तो कौन, बदायूं तो आलोचना किया था ना, बदायूं आलोचना किया था, धर्म थोड़ी माना था। आर.एस. शर्मा। कौन, आर.एस. शर्मा दीनी इलाही को क्या माने कि धर्म माने। टीआरई में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट पे बहुत सवाल पूछा हुआ है, तो आर.एस. शर्मा याद रखेंगे। ये तो टीआरई में पूछा ही किया हुआ है 12th वाला में, पीसीटी में, कि किसने अकबर के दीनी इलाही धर्म को मूर्खता का स्मारक माना, तो स्मिथ सर मूर्खता का स्मारक माने, ठीक है।
उसके बाद है अकबर के मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, ये किसने माना? अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो स्मिथ। स्मिथ सर ही मुगल का वास्तविक संस्थापक माने अकबर को। आपको पता है ना, स्मिथ बहुत बार बोला हुआ है मुगल साम्राज्य के बारे में। और एल्फिंस्टन क्या बोला था कि मध्यकालीन भारत का ये राष्ट्रीय शासक एल्फिंस्टन, वास्तविक शासक स्मिथ। फिर निम्नलिखित में से किसने अमीरुल मोमिन को उपाधि धारण किया था? अकबर ने। ठीक है, अमीरुल मोमिन को उपाधि। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता माना? तो अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता, अकबर को राजपूत, ये सब कौन बोला? कर्नल टॉड। अकबर ने द्वितीय गुजरात सैन्य अभियान को किस इतिहासकार ने संसार का सबसे द्रुतगामी आक्रमण बनाया? तो जो गुजरात का अभियान है वो एकदम तेज़ी से होता है, ये बात किसने बोला था? स्मिथ। आपको पता ना, स्मिथ अकबर पे खूब बोला है। फिर उसके बाद अकबर की धार्मिक अभिरुचि के बारे में यह कथन है कि अकबर की धर्म नीति उसके आत्मीय भावों और तथा विश्वासों से प्रस्फुटी हुई थी, न कि किसी निकृष्ट राजनीतिक युक्ति से। धर्म नीति की उसमें आत्मविश्वास हुई किसके? परमात्मा शरण का। अकबर के दीनी लाइफ में किसने लिखा कि बुद्धिमत्ता ने मूर्खता है? तो स्मिथ लिखा है। टीआरई में पूछा था स्मिथ सर के बारे में। अच्छा, मध्यकालीन भारत का राष्ट्रीय शासक किसने माना है? एल्फिंस्टन ने माना है। एल्फिंस्टन नाम नहीं दिया हो तो मेलिसन हो जाएगा, नाम मेलिसन एल्फिंस्टन। ठीक है। अच्छा, अकबर के काल में मुगल साम्राज्य स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल किसने माना है? तो लेनपुल ने। कैसे याद रखोगे? जो पुल बना था ना मुगल काल में वो सोना का था। अकबर में अपने माता, संतान और पिता दोनों का गुण था, तो ये कैसे याद रखोगे? त्रिपाठी जी का बेटा में माता, पिता और बेटा दोनों का गुण है, इसे याद रखोगे। कौन सा जो जहांगीर के से मूल्यवान विवरण दिया था? पेलसठ। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन प्रांत का गठन हुआ है? तो उड़ीसा। याद रखोगे, उड़ीसा जहांगीर के समय। शाहजहाँ के समय कश्मीर, औरंगजेब के समय बीजापुर और गोलकुंडा। शाहजहाँ के समय कश्मीर, औरंगजेब के समय बीजापुर, गोलकुंडा। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहाँ के प्रभाव में कमी आई। आज जहांगीर की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो भीमबार कश्मीर में हुआ था, लेकिन इसको दफनाया कहाँ गया था? शहादरा। कहाँ दफनाया गया? शहादरा। निम्नलिखित में से जेसुइट पैदाइश से किसे जहांगीर के अत्यधिक प्रभावित था? तो फादर जेवियर से जहांगीर अत्यधिक प्रभावित था। जहांगीर ने अपने भतीजे दानियाल के पुत्रों को रसोई धर्म में दीक्षित होने की अनुमति दी। जहांगीर के इस काल में तत्कालीन के स्पेन के राजा फिलिप तृतीय, ईसाई धर्म संबंधित मामला स्पेन का लाला फिलिप तृतीय। जहांगीर के शासनकाल में भारत यात्रा पर आए 21 यूरोपीय यात्री ने अनारकली का वर्णन किसने किया है? तो विलियम फिंच ने। कैसे याद रखोगे? अनारकली फांसी, फांसी से पेंच, फिंच। फिर उसके बाद है कि ये वक्त जहांगीर के लिए सब लाइन किसने बोला? बुद्धिमत्ता लड़का, ये सब विंसेंट स्मिथ बहुत बार बोलता है। जहांगीर के समकालीन विद्वान में कौन शामिल है? नियामतुल्लाह, नजीबुल्लाह, अबुल्ला देलवी। फिर से जहांगीर के शासनकाल में किसको शेक्सपियर और मिल्टन की रचनाओं के समक्ष रखा गया? रामचरितमानस। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? अजमेर से मांडू कौन रोता हुआ? तो थॉमस रो। फिर ट्रेवेलर के बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन इंडिया। बर्नियर के बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है। विपत्ति आने पे युद्ध पड़ी, बर्नियर। काफी खा, बर्नियर, मनुची। औरंगजेब की न्यायप्रियता के बारे में किसने लिखा कि महान युगल औरंगजेब न्याय का सागर है? औरंगजेब को न्याय का सागर माना ही क्या ओवर एक्टिंग वाला बात बोलता है। ठीक है। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? तो विलियम नॉरिस के बारे में याद रखना कि औरंगजेब के दरबार में आया था।
विलियम नॉरिस एक अंग्रेजी राजदूत था औरंगजेब के दरबार में। निकोलो मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया, कहाँ का निवासी था? तो ये मनुची इटली वेनिस के निवासी था। ठीक है। नादिर सौ द्वारा बंदी बनाए गए मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसी को महमूद शाह बोलते हैं। फिर है औरंगजेब की नीति को मुगल काल का पतन का कारण माना कौन? लेन पुल। कैसे याद रखेंगे? तो औरंगजेब के समय पतन हुआ किसका? पुल का, तो लेन पुल। ये बहुत बार पूछा हुआ है। जो ताराचंद्र ही थे, जो ताराचंद्र हैं, वो पुलिन वाला बात बोले थे, ताराचंद्र पटेल। जामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन था? सिकदार। अच्छा, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना? मुगल साम्राज्य के पतन का कारण किसने माना था? जागीरदारी संकट को माना कि पतन का कारण है मुगलों के समय सतीश चंद्र। कौन माना? सतीश चंद्र। कौन माना? सतीश चंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इनका नाम। सतीश चंद्र ही बताए थे जागीरदारी संकट के बारे में। मुगलों की शासन व्यवस्था केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का लघु रूप थी। यदुनाथ सरकार बोले, यादव सरकार, लघु सरकार, लघु रूप। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था के अंदर किसानों के शोषण के लिए निम्नलिखित कारण कौन से जिम्मेदार नहीं थे? ये बात तो सही है कि जागीरदारी व्यवस्था के अंदर मुगल काल में किसान का शोषण हुआ, लेकिन इसमें से कौन सा कारण नहीं है जिसके कारण किसानों का शोषण हुआ? ये सी वाला कारण नहीं होगा। देखो, ये सी वाला कारण नहीं होगा कि जो जागीरदार पर नियंत्रण करने वाली सेना वो उदंड और अनुशासनहीन होती थी और उत्पात मचाती थी। ये बात गलत है। ये प्रत्यक्ष कारण नहीं है, क्योंकि मुगल काल में क्या होता था ना कि जो मनसबदार लोग होते थे या जो जागीरदार लोग होते थे, उनके ऊपर अनुशासन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था कि उनमें कोई अनुशासनहीनता नहीं आए, वो सेना के रूप में अनुशासनहीन नहीं हो, इस पे बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ये नहीं होगा। बाकी तो ये सब होगा ही। जागीरों का हस्तांतरण के कारण जागीरदारी कृषि के विकास के लिए दूरदर्शी नीति का अनुसरण नहीं करते थे। उनको पता था कि आज ना तो कल ये फिर जागीरदारी किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम इसका विकास करके क्या करें। ठीक है। उसके बाद जागीरदार के रूप में प्रदत्त ग्रामों में चूंकि राजस्व का नियंत्रण प्रायोगिक रूप में निष्प्रभावी तथा शाही कानूनी नियमों का खूब अवहेलना होता था। ठीक है। उसके बाद स्वार्थ भी था, लेपापोती के कारण भी किसान को उत्पीड़न होता, लेकिन अनुशासनहीनता नहीं। कृषि भूमि संबंध पैदा हुए इरफान हबीब। ठीक है। जिन विद्रोह के बलबूते मुगल साम्राज्य ध्वस्त हुए, ना तो हिंदू प्रतिक्रिया न ही किसी प्रकार का औरंगजेब के विरोधी। कृषि भूमि मुगल का इरफान हबीब का स्टेटमेंट भी अच्छा से पढ़ना एक बार। ठीक है, एग्जाम से पहले। मुगल काल में बादशाह समस्त भूमि का स्वामी होता था, यह कथन किसका है? बर्नियर का। देखो, यही टीआरई में क्वेश्चन पूछा था, अभी याद आया, इनडायरेक्ट। बर्नियर बोला था कि भूमि का मालिक कौन होता है? तो स्वामी, राजा होता है, यही से पूछा था। तो इसे कैसे याद कर सकते? बन मत ज़्यादा बादशाह, भूमि का मालिक है तो बन मत ज़्यादा बादशाह। ये 12 पीजीटी में पूछा था। ठीक है, वहाँ पे ही पूछा था मुगल काल में भूमि का मालिक कौन होता था? तो बादशाह होता था, केवल बादशाह। शाहजहाँ के शासनकाल कृषकों के लिए शांति युग था। कौन बोला? मॉरलैंड। कृषक बोला कि ये मेरा लैंड है, शांति युग है। मेरा लैंड है, शांति युग है। फ्लूस सिक्का निर्मित है तांबा से। अबुल फजल के आईने अकबरी में दिए गए विवरण के अनुसार अनुमानित कितने करोड़ रुपये मुगल के प्रचलन में थे? तो 90 करोड़ रुपये। आईने अकबरी में दिए गए विवरण के अनुसार कितने करोड़ रुपए मुगल में प्रचलन थे? 90 करोड़।
अभी अबुल फजल का स्टेटमेंट है, पता है? अबुल फजल का स्टेटमेंट है टकसाल वाला। जो टकसाल वाला स्टेटमेंट है ना, अबुल फजल का है। वो बोला था सोना का 4 टकसाल है, चांदी का 14, चांदी 14 टकसाल है, तांबा का 42। सोना 4, चांदी 14, तांबा 42। स्ट्रिप क्रॉपिंग मैनेज यूज टू कंट्रोल विच टाइप ऑफ इरोजन? द विंड और सीट इरोजन। शेल्टर बेल्ट इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तुझके पापड़ी की अधूरी वृत्तांत के रूप में किसका रचना किया गया था? देखोगे अकबरनामा ग्रंथ में किस जो भाग है, 3 वो भाग है, तो प्रशासन, घर, सेना, राजस्व के बारे में भूगोल पर चर्चा किया गया केवल तीसरे भाग में डिटेल से। ठीक है, ये सब। भारत का क्षेत्रीय सीमा समुद्री तक फैला हुआ है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील को 21.9 किलोमीटर है। देखो इसमें पहले वाले में क्या हुआ था, पूर्वज की बात है। तीसरे बारे में अकबर का राज्यभिषेक के बारे था। तीसरे बारे में ये सब बात है, प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और भूगोल। अब उसके बाद जो है तट रेखा से भारत का आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जोन कहाँ तक विस्तृत है? तो 200 नॉटिकल मील तक। कहाँ तक है? आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक क्षेत्र कहाँ तक है? 200 नॉटिकल मील। और ये क्या है, क्षेत्रीय सीमा कहाँ तक है? तो 12 नॉटिकल मील। आर्थिक बोले तो 200। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जो मुगलकालीन संगीत कला है ना, उसके आने पर आते हैं। एक तो अकबर के बारे में याद रखना है। यहाँ पे तानसेन थे, रामतनु पांडे, ग्वालियर में जन्म। इनको जो रीवा के राजा रामचंद्र थे, रामचंद्र, वो इनके साथ थे। फिर ध्रुपद गायन, संत हरिदास, मोहम्मद गौस, ये सब कहाँ थे? अकबर के दरबार में। बैजू बाबरा भी थे अकबर के दरबार में। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में ये गायक थे, बैजू बाबरा। ठीक है, और इस संत हरिदास के ये भी शिष्य थे। ठीक है, अकबर के समकालीन, परंतु उनके दरबार में आश्रय प्राप्त नहीं थे। बैजू बाबरा जो थे, बैजू बाबरा तानसेन को संगीत में हराया था, लेकिन जो बैजू बाबरा है अकबर के दरबार में आश्रय नहीं था। ठीक है, ये सवाल तो पूछा ही हुआ है। लाल कुलवंत से अकबर ने नगारा बजाना सीखा था, लाल कुलवंत से। ठीक है, ये नौबत खाना क्या था? ऐसा जगह जहाँ पे ढोल बजाया जाता। क्लियर। अब इसके दरबार में 30 संगीतकार थे। सही कौन कौन से? अली, कुली, सलीम, अबू तलीब, कलीम। ठीक है, लाल खां ध्रुपद गायक इनके दरबार में थे, खुशहाल खां। राग औरंगजेब के समय ही संगीत पे विरोध हुआ, लेकिन औरंगजेब खुद बीना बजाने में प्रवीण था। और भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक पुस्तक जो है इसी के समय अनुवादित हुआ था, औरंगजेब के समय, ना कि अकबर के समय। इस पर रोक लगेगा, आदमी वही काम ज़्यादा करता है, ऐसे याद रखो। राग दर्पण जो है मान कोतुरुल ग्रंथ इसी के समय अनुवादित हुआ, फ़कीर उल्लाह द्वारा। राग दर्पण फ़कीर उल्लाह द्वारा अनुवादित हुआ। मोहम्मद सरंगीला जो है ना, पिया के नाम से कविताएं लिखता था। राग दर्पण का कौन अनुवादित किया? फ़कीर उल्लाह। मोहम्मद सरंगीला किस नाम से कविता लिखता? पिया नाम से। अब ये मुगल कालीन राजपूत वैवाहिक संबंध है, कौन किससे विवाह किया, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना था। अकबर जो है हरका भाई आमेर, जयपुर, मेवाड़, एक बोल सकते हैं। ठीक है, कछवाहा राजपूत, ये सही है। जहांगीर, मानी भाई, जगत गोसाई, मारवाड़, सही है। शाहजहाँ, लाडली बेगम, नहीं ये गलत है। फारूक सियर, इन कुबर, मारवाड़, अंतिम मुगल राजपूत विवाह हुआ था, ये सही है, मारवाड़ में। आईनकपुरी में 33 प्रकार 67 प्रकार का श्रेणियों का उल्लेख है, छक्का, ऐसे याद कराते हैं। अब वतनी जागीर का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? तो वतनी जागीर का कॉन्सेप्ट अकबर लाया था, अनुवांशिक जागीर था ये। अकबर जो है डिवाइड किया था 2 प्रकार के लैंड में, खालसा और जागीर में।
4 प्रकार का जागीर था। एक तनख्वाह, मशरूत, इनाम, वतन। जागीर कितने प्रकार का था? तनख्वाह, मशरूत, इनाम, वतन। ये थोड़ा मोड़ा सिमिलर था इक्ता सिस्टम से, ठीक है, पूरा नहीं। उसके बाद है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैश। कैश के अलावा जो मुग़ल पीरियड में वैसे मनसबदार जिसको कैश के अलावा सैलरी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मनसब नहीं, उसको जागीर बोलते हैं। यही तो है, जिसको कैश के अलावा वेतन मिलता है उसी को तो जागीरदार बोलते हैं। तो जागीर। जो कैपिटल मिर्ज़ा हकीम का कौन था? अकबर का जो ब्रदर था मिर्ज़ा हकीम, जो विद्रोह कर दिया था उसका। एनसीईआरटी का ये सब अब तथ्य पर आ रहे। काबुल था। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। द मदर ऑफ जहांगीर वाज कचवाहा प्रिंसेस, है कि नहीं? अकबर का कचवाहा के साथ शादी हुआ था, कचवाहा राजपूत के साथ, है ना, जिसको मॉडर्न डे में आमेर या फिर जयपुर बोलते हैं। द मदर ऑफ शाहजहां राठौर प्रिंसेस डॉट, ठीक है ना, मारवाड़ जोधपुर में, मारवाड़ जोधपुर। अब ये है कामरान मिर्ज़ा के साथ क्या हुआ था। एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि मिर्ज़ा कामरान हुमायूं को क्या किया था। एक सेकंड, यहाँ पे कौन है? मिर्ज़ा हकीम है जो अकबर का भाई है काबुल में। ये मिर्ज़ा कामरान है जो हुमायूं का भाई है, जो उसके शासन में बाधा उत्पन्न करता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये भी दिया अहोम में 1663 में औरंगजेब के समय प्रयास हुआ था, फिर 1680 में प्रयास हुआ अहोम के लिए डेट। अच्छा, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी साफ साफ बोलता है 2 साल का गैप। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा का विलय हुआ था। कितना? 2 साल का गैप है एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन कहीं का अधिकांश जगह 1685 अगर नहीं दिया है तो फिर हम लोग प्रेफर करेंगे 1686-87, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर 1685 नहीं दिया है तो 1686 प्रेफर करेंगे बीजापुर के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन था। जागीरदारी न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले भूमि आवंटन करने के धारिक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी अन्य कर्तव्य के निभाने के दायित्व के बिना राजस्व अधिकारी धारक थे। गलत है। ये बात सही है कि जागीरदार को इन कर्तव्यों के बदले भूमि मिलता था, यहाँ तक सही है। लेकिन जमींदार को केवल राजस्व संग्रह बनाया गया था? नहीं, जमींदार को और भी अधिकार दिया गया था, ठीक है। जमींदार को भूमि आवंटन वंशानुगत थी, जागीरदार को नहीं भाई। जागीर तो एक जगह से दूसरी जगह क्या थी? ट्रांसफरेबल थी। इसी का तो जागीरदार भूमि पर ध्यान नहीं देते थे और किसान से खूब लगान लेते थे। जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे, ये गलत है। जमींदार का वंशानुगत अधिकार था, ये हेरिडेटरी थे। दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यही है, देखो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि इनको वेतन के बदले भूमि मिलती थी, यहाँ तक सही है। लेकिन जमींदार के पास और भी अधिकार थे, प्रशासन का भी था, राजस्व अधिकार का भी था, ठीक है। और जागीरदार वाला ट्रांसफरेबल थे, वंशानुगत नहीं। जागीरदार वाला जमींदार वाला क्या था? इसके विपरीत वंशानुगत होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एमपीपीसीएस 2026 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ना जागीरदारी क्राइसिस के बारे में दिया हुआ है। अब बोला है कि इस तीनों में से कौन सा ऐसा कारण है जो जागीरदारी क्राइसिस का कारण नहीं है। देखो, केंद्रीकरण जागीरदारी क्राइसिस का कारण नहीं है। जागीरदारी क्राइसिस का मेन कारण आर्थिक और एक राजनीतिक है, ठीक है। देखो, केंद्रीकरण कैसे होगा? जागीरदार में तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा ना, जब सबको जमीन दोगा। तो केंद्रीकरण कैसे होगा? ये नहीं होगा। ये कारण है जागीरदार में जागीरदारी संकट का। देखो क्या लिखा हुआ है, नक्श जो कि एक राजस्व संग्रह का एक पद्धति थी, तो नक्श के अभ्यास
और मलिक उल जमानी, जो कि एक प्रकार का राजस्व आवंटन था। मलिक उल जमानी, नक्श और मलिक उल जमानी ने राजस्वबाजों का एक वर्ग बनाकर संकट को और बढ़ा दिया। तो ये नक्श प्रणाली था, मलिक उल जमानी जो एक राजस्व का आवंटन का प्रणाली था, ये दोनों सट्टेबाजी लगा के जागीरदार को और संकट बना दिया। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन अभियानों में जागीरों में वृद्धि हुई, जिससे मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। तो ये भी जागीरदारी संकट हुआ। तो पूछ रहा कौन कारण नहीं था, तो केंद्रीकरण कारण नहीं था। ठीक है। तो ये आते हैं, देखो सतीश चंद्र जो आपको कौन कौन सा कारण बताया जागीरदारी संकट का, एक बार देख ले रहे हैं। तो मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, ये तो होगा जागीरदारी संकट। पैबाकी यानी कि उपलब्ध भूमि की कमी, ये भी होगा ही। उसके बाद जागीरदारों का शोषण, इजारा प्रथा। इजारा प्रथा में क्या था, ठेकेदारी पे ज़मीन मिलता था, अपने मनचाहा राजस्व वसूलता था, जिससे किसानों का शोषण होता था। दक्कन का समस्या, ये तो था ही औरंगजेब के समय। कृषि संकट, कृषि संकट मतलब जागीरदार किसान के बीच में संघर्ष होता रहता था। ठीक है, क्योंकि मनमाहन वसूलता और ज़मीन पे कोई ध्यान नहीं देता, जिसके कारण भूमि छोड़ के भागने लगते किसान। केंद्रीय नियंत्रण की कमजोरी, केंद्रीय नियंत्रण की कमजोरी पता है औरंगजेब के जो कमजोर उत्तराधिकारी थे, केंद्र सरकार के जागीरदारों पर नियंत्रण खत्म हो गया। तो ये सब कारण थे। जब इसी कारण, तो यही तो पहले स्टेटमेंट का क्या है, कंट्राडिक्ट है केंद्रीकरण का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जागीरदारी संकट के बारे में किसने पढ़ा बताया आपको, सतीश चंद्र ने। अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उत्तराधिकारी का प्रकार, एक ज्येष्ठ अधिकार होता है और एक साधायिक होता है। साधायिक मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो उत्तराधिकार बनेगा। असाधायिक मतलब उत्तराधिकार का वह प्रकार जहाँ विरासत का विभाजन सभी बेटों के बीच होता हो। तो जहाँ विरासत का विभाजन सभी बेटों के बीच होता हो उसी को बोलते हैं साधायिक, कॉन्स्पिरेसी। अब मुगल काल में दोनों में से कौन प्रथा प्रचलित थी, ये कॉन्स्पिरेसी वाला साधायिक, क्योंकि ये तैमूरी प्रथा का पालन करते थे मुगल। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे। ठीक है, साधायिक। अब ये भी दिया हुआ मुगल काल में मनसबदार, और एक तो हम बता ही दिए, पीछे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ना, जागीरदार वर्सेस जमींदार, तो वो तो बता ही दिए। अब जागीरदार और मनसबदार में अंतर क्या है। ठीक है, तो जागीरदारी व्यवस्था आपको पता ही है, मनसबदार को अपने वेतन, ठीक है, राजस्व आवंटन के रूप में मिलता था, जिसे जागीर बोलते थे। राजस्व आवंटन के रूप में जो वेतन मिला उसी को क्या बोलेंगे, जागीर बोलते थे। कुछ हद तक के इक्ता के समान ही थी। तो ये सिमिलर टू इक्तादार थी, कुछ हद तक थी, पूरा नहीं। ठीक है, लेकिन ये इक्तादार व्यवस्था से अलग भी थी। तो अगर ये लाइन आ जाए कि कुछ हद तक एकता के समान थी, तो ये लाइन सही मानेंगे, लेकिन अलग भी थी। मुक्तियों कैसे, मुक्तियों या इक्तदारों के विपरीत अधिकांश मनसबदार वास्तव में अपनी जागीरों में नहीं रहते थे और न ही उनका प्रशासन करते थे। मुक्ति इक्तदार का काम क्या था कि अपना क्षेत्र में ही प्रशासन करना, सब चीज़ देखना। लेकिन अधिकांश मनसबदार ये जागीर व्यवस्था में अपने क्षेत्र में नहीं रहते थे, न ही प्रशासन करते थे। उनके पास केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, जिससे उन्हें नौकरी के द्वारा उनके लिए एकत्र किया जाता। अब ये को केवल एक ही काम था, ये मनसबदार को राजस्व एकत्र करना, जो नौकरों को भेज के करते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। लेकिन इनके पास वास्तव में अपनी जागीरें नहीं रहती थी और ना ही उनका प्रशासन करते थे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये एनसीईआरटी का लाइन है एकदम 7th का, बहुत अच्छा से सवाल फंसा सकता है। ठीक है, यहाँ से मतलब मनसबदार के पास अपनी जागीरें नहीं रहती थी अधिकांश के पास, क्योंकि मनसबदार को वेतन दो रूप में मिलता था, एक वेतन के रूप में, एक ज़मीन के रूप में। तो वेतन के रूप में मिल गया तो केवल मनसबदार रह गया, जिसको ज़मीन के रूप में मिलता था वही ना जागीरदार हो गया। तो अधिकांश के पास नहीं रहता था, ना ही उसका प्रशासन करते थे। लेकिन जितना भी मुक्तिदार इक़्तिदार उस सबके पास अपना ज़मीन होता था, वहाँ का प्रशासन देखता था। ठीक है, तो चलिए, जय माता दी।